Hello everyone. So today our topic is photosynthesis. Now what is photosynthesis? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ना प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को कि फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस कैसे कराता है और किन किन चीज़ों के तहत ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है. फोटो मीन्स हमेशा पता है फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. एंड सिंथेसिस मीन्स ऑफ कोर्स कि किसी चीज़ को प्रिपेयर कराना, टू प्रिपेयर. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रिपरेशन हो रही है. बट ये प्रिपरेशन होती कैसे है फूड की? ये प्रिपरेशन होती है जब प्लांट काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं और उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है फूड के अंदर. तो ये होता कैसे? सबसे पहले जो है प्लांट, आप सब इक्वेजन आप सब देख रहे होंगे. इक्वेजन के अंदर हमें सबसे पहले नज़र आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं. ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ताकि वो ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकें, अपना बेसिक फूड मटेरियल प्रिपेयर कर सकें. तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड अदर एरियाज प्लांट्स. फिर दूसरी चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है वाटर. ठीक है, वाटर दैट इज़ H2O, ये कलेक्ट करते हैं. ये प्लांट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, रूट्स से कलेक्ट करते हैं जितना भी वाटर होता है. उसके अलावा जो है एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लाइट. नाउ लाइट क्या होती है? आप सबको पता है कि ये सनलाइट होती है. ठीक है, दिस इज़ अ नेचुरल लाइट. तो ये नेचुरल लाइट को कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है? बेसिकली ये नेचुरल लाइट को कलेक्ट किया जाता है. दिस नेचुरल लाइट इज़ यूजुअली कलेक्टेड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या होता है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है दैट इज़ ग्रीन. ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि यूजुअली लीव्स वगैरह में पाया जाता है. और हम देखते हैं जो लीव्स में ये कलर होता है, स्टेम में जो ये ग्रीन कलर होता है, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है. तो क्लोरोफिल का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो सनलाइट, जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको कैप्चर करना, उसको कलेक्ट करना. ये काम क्या होता है? क्लोरोफिल का होता है. तो बेसिकली क्लोरोफिल क्या करता है? दिन में, डे टाइम में जितनी भी सनलाइट आ रही होती है उसको कलेक्ट करता है और फिर कुछ इस तरीके से होता है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है, whenever the chlorophyll collect the light from the sunlight, then light energy is basically converted into chemical energy. और ये chemical energy बनने के, जब chemical energy बन जाती है तो बेसिकली हमें एक मटेरियल मिलता है, एक बेसिक एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल मिलता है. वो फंडामेंटल मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज. ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है दिस इज़ द मेन फूड. ठीक है, ये मेन शुगर भी होती है, इसे हम सिंपल शुगर के नाम से भी बोलते हैं. ग्लूकोज क्या होता है? मेन बेसिक फूड होता है जो कि पूरी प्लांट की बॉडी में यूटिलाइज होता है. ठीक है, जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. तो ग्लूकोज, और साथ में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज के साथ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी मिलती है. ठीक है, और ये ऑक्सीजन बेसिकली प्लांट क्या करता है? रिलीज़ कर देता है इन्वायरमेंट के अंदर. तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से कलेक्ट की, वाटर मिला, वाटर कलेक्ट कर लिया प्लांट ने. फिर क्या हुआ कि क्लोरोफिल के तहत प्लांट ने क्या कलेक्ट किया? लाइट जो है, जो कि सनलाइट से मिल रही थी हमें, वो विजिबल लाइट कलेक्ट की और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया. जैसे ही कि कन्वर्जन हुई फ्रॉम लाइट, ये तीनों चीज़ें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, एंड देन प्लांट कन्वर्टेड इट इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी के अंदर जब कन्वर्ट हो गए तो हमें एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल मिला और वो फंडामेंटल मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज. अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का काम क्या होता है. ठीक है, हमने देखा है फंडामेंटल मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. और इसके अलावा क्या क्या काम होते हैं? बेसिकली ग्लूकोज जो होता है, सबसे पहले तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म आप सबको पता है कि जो है मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर जो कि क्या करता है? उस केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, जैसे स्टार्च, प्लांट को स्टार्च
प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे किस्म के शुगर टाइप्स मिलती हैं, पोलीसैचराइड्स मिल रहे होते हैं। पोलीसैचराइड्स हम किसे कहते हैं, बहुत सी शुगर की टाइप्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स को मिल रही होती हैं ग्लूकोज से। इसके अलावा प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, ताकि फैट्स मिल सके प्लांट्स को, उनके हिसाब से प्रोटीन मिल सके, न्यूक्लिक एसिड्स मिल सके। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें मिलती कैसे हैं, ये मिलती हैं हमें ग्लूकोज की मदद से, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर मदद कर रहा होता है ताकि प्लांट को क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और जब प्लांट को एनर्जी मिलेगी तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट फिर अपना सही सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। और हम देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज मिल रहा है, साथ में इक्वेशन में हमें लास्ट में नज़र आ रही है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, ठीक है, प्लांट को, लेकिन प्लांट उस ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है, जिसका फ़ायदा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो रहा होता है। हमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिलता है जिसके ज़रिए हमारे लिए एज अ ह्यूमन बींग्स, एज एन एनिमल, हम सबको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ऑफ कोर्स प्लांट से मिल रही होती है। तो सारी चीज़ें आपस में बहुत लिंक्ड होती हैं, ठीक है। सबके बीच में क्या है, रिलेशन हुआ हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो खुद तो फ़ायदा हो रहा है उससे, लेकिन वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। तो हम इक्वेशन देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट ने क्या लिया, 6 जो है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किए। फिर क्या हुआ, साथ में उसने 6 मोल्स ऑफ H2O कलेक्ट किया, साथ में उसने सनलाइट ली जो कि क्लोरोफिल की मदद से मिली। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज आया। और ये सब ने याद रखना है कि ग्लूकोज की जो हम अगर सिंबल इक्वेशन में ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं, इन द सिंबल इक्वेशन वी राइट ग्लूकोज एज C6, यानी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H12 हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ O6। सो C6 H12 O6, दैट इज़ द सिम्बॉलिक इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में क्या मिल रही है हमें, 6 मोल्स मिल रहे हैं ऑक्सीजन के। तो बेसिकली ये इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सो यू हैव टू लर्न इट। एंड व्हेन एवर यू आर डिफाइनिंग और जब भी हम डिफ़ाइन करेंगे फोटोसिंथेसिस को, तो आप सब ने डेफिनेशन लिखनी है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, बट ऑल्सो यू हैव टू राइट द इक्वेशन। आपसे पूछें या नहीं पूछें, आपको ये इक्वेशन ज़रूर लिखनी है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ डेट वी नो कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है, प्लांट को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे ग्लूकोज प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स एक तो ये होता है कि हमने देखा अभी कि फोटोसिंथेसिस की वजह से सिर्फ प्लांट्स को ही फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फ़ायदा मिल रहा होता है। जैसे मैंने बताया, प्लांट्स का एक बेसिक काम होता है कि वो क्या करते हैं, प्लांट्स जितनी भी ऑक्सीजन होती है जो कि H2O से फ्री ऑक्सीजन मिल रही होती है, वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। और एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो अगर हम देखें ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हम देख सकते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ज़्यादातर प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्यों एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अगर हम देखें एज अ लिविंग बीइंग, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नुकसानदेह होती है। क्यों नुकसानदेह होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, जितनी भी सन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, वो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मॉडरेट लेवल पे रखने के लिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर अल्लाह ताला ने हमें प्लांट्स दिए हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनवायरनमेंट को मॉडरेट लेवल पे रखते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम दूर रख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ना ही ये हमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके रख रहे हैं, यानी टेम्परेचर जो है पूरा अर्थ का उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट यूजुअली अकर्स इन प्लांट्स। सो
अब हम कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमने जो है पहले ही चैप्टर में जो है पढ़ चुके हैं प्लास्टिड्स के बारे में। उस वक्त हमने डिस्कस किए थे 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड उसके साथ हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये वही प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जो कि प्लांट्स में और कुछ एल्जाई में भी मौजूद होता है। ये वहाँ उन हिस्सों में मौजूद होता है जो कि ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, या एल्जाई के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए जो कि ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट बेसिकली पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसका काम भी देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट को हम ऐसे स्टोरेज ऑर्गेनल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज का काम हो रहा होता है। इसके अलावा हम इसे लाइट ट्रैपिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं, यानी ये लाइट को कैप्चर कर रहा होता है, ट्रैप कर रहा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखता है। सबसे पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, यानी इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ जो इसकी घिरी हुई होती है और इसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एक इनर मेम्ब्रेन है और इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों मिला के क्या बनती हैं? डबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो है ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है एक लिक्विड से, एक फ्लूइड से फिल्ड हुआ होता है। ठीक है, ये जो लिक्विड और फ्लूइड जो होता है जो कि पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर फैला हुआ होता है, फिल्ड हुआ होता है, ये कहलाता है स्ट्रोमा। अगर हम लेबलिंग में देखें तो देख सकते हैं कि ये स्ट्रोमा क्या है। ये एक लिक्विड, एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल है जो पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैला हुआ है और स्ट्रोमा के अंदर बहुत से प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो है एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, बना हुआ बहुत सा नेटवर्क टाइप का नज़र आ रहा है, और ये नेटवर्क टाइप की जो चीज़ है बेसिकली क्या है? ये है थाइलाकॉइड। इसे हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आज हम डिस्कस करने जाएंगे। इसके अलावा ये भी होता है कि जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में एक साथ जमा हो जाते हैं, एक साथ पाइल्ड हो जाते हैं, तो जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जमा हो जाएंगे तो एक डिफरेंट जो है क्या बन जाता है? एक डिफरेंट ऑर्गन बन जाता है, एक डिफरेंट पार्ट बन जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वो पार्ट कहलाता है ग्रेना या ग्रेनम। ठीक है, तो ग्रेनम क्या होता है? जब बहुत से थाइलाकॉइड आपस में मिल जाते हैं, पाइल्ड अप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब बनता है ग्रेनम। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट्स देखे, स्ट्रोमा विच इज़ अ लिक्विड पार्ट एंड इट हैज़ प्रोटीन्स इन इट। फिर हमने देखा थाइलाकॉइड जो कि नेटवर्क टाइप का मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जब बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में एक साथ जमा हो जाएंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बन जाता है? ग्रेनम। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं बेसिकली कि क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से लाइट ट्रैपिंग और स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये हम देखेंगे बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए। फोटोसिंथेसिस अभी हमने देखा होता क्या है। ठीक है, हमने डिटेल में देखा कैसे हो रहा होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमेशा फोटोसिंथेसिस को 2 फेसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये 2 फेसेस होते हैं, ये 2 रिएक्शंस होते हैं बेसिकली। एक रिएक्शन कहलाता है लाइट रिएक्शन, जिसे हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है जिसे फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस को जिसमें डिवाइड किया जाता है, वो दूसरा रिएक्शन कहलाता है डार्क रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को किन किन फेसेस में, किन किन रिएक्शन में डिवाइड किया जाता है? 2। वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड इज़ डार्क रिएक्शन। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर बेसिकली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन को, या फिर हम इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन को हम और भी नाम दे सकते हैं। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे नॉन साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये नॉन साइक्लिक होता है, ये साइकिल्स के अंदर चलता नहीं रहता, ये एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद फिर जो है आगे और प्रोसेस होते हैं।
ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब ये होता क्या है बेसिकली, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, जो बात अभी हम फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि कन्वर्जन हो रही होती है लाइट की। इसके अलावा जो इसके अंदर हम जो है फोटोलाइसिस का प्रोसेस भी अप्लाई कर रहे होते हैं। फोटोलाइसिस क्या होता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली फोटोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा होता है। अच्छा, एक और बात कि ये कि लाइट रिएक्शन हमेशा कहाँ पे हो रहा होता है? लाइट रिएक्शन पूरा का पूरा जो ये रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हो रहा है थाइलाकॉइड के अंदर। अभी हम पढ़ के आए स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड एंड अदर पार्ट्स। तो जो थाइलाकॉइड होता है बेसिकली ये जो है क्या परफॉर्म करा रहा होता है? लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हम देख सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है, यानी ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लाइट की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन के अंदर, लाइट मिलेगी तभी ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए हम इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये एक ऐसा फेस होता है फोटोसिंथेसिस का जिसके अंदर सबसे पहले तो लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, लाइट एनर्जी कैप्चर कहाँ पे होती है? हम सबको पता है लाइट एनर्जी जितनी भी है वो सारी कैप्चर हो रही होती है बेसिकली कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट उसे कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इस लाइट एनर्जी को सिर्फ अब ये क्लोरोप्लास्ट ने कैप्चर तो कर लिया, अब ये लाइट एनर्जी का आगे भी और काम होता है। बेसिकली इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कराया जा रहा होता है, कन्वर्जन हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या इसकी डेफिनेशन होती है? इट इज़ द फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन विच लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये होती कैसे, ये हम डिटेल में अभी देखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे फोटोलाइसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है। अब ये फोटोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है? फोटोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर का ब्रेक डाउन होता है। वाटर आप सबको पता है क्या होता है? H2O। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है जो कि H2O फॉर्म कर रहे होते हैं, वाटर फॉर्म कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जो लाइट हमें लाइट रिएक्शन से मिल रही होती है, कुछ लाइट जो है इस फोटोलाइसिस के अंदर यूज़ हो जाती है। ठीक है, यानी वाटर का ब्रेक डाउन कराने में, वाटर को स्प्लिट कराने में, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में यूज़ हो जाती है। तो बेसिकली ऐसा क्यों कराया जाता है? वाटर को जब स्प्लिट कराया जाता है, वाटर को जब ब्रेक डाउन कराया जाता है, तोड़ते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि इस वाटर में से 2 चीज़ें निकलती हैं, सबको पता है। एक निकलती है हाइड्रोजन, ठीक है, H, दूसरा निकलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन, O। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो निकलती है ये सारी कब निकलती है? फोटोलाइसिस के प्रोसेस के बाद, यानी वाटर को तोड़ने के बाद। अब जब ये हम वाटर को तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है, फिर क्या होता है? बेसिकली अब हमारे पास क्या मौजूद हैं? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है हमें इस वाटर से मिल रही होती है वो तो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जो प्लांट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भेज रहा है बेसिकली ये वो ऑक्सीजन होती है जो कि फोटोलाइसिस से रिलीज़ हो रही होती है और एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही होती है, जिसे हम फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स यूज़ कर रहे होते हैं ब्रीथिंग के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन तो इस तरीके से यूज़ हो जाती है। उसके बाद एक और चीज़ बची फोटोलाइसिस में से जो हमें मिली थी, वो थी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली ये यूज़ होते हैं ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मज़ीद फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले, याद है आप सबको? अभी हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, फिर लाइट, ये सारी चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये हाइड्रोजन भी उस फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है एनवायरनमेंट में और हाइड्रोजन यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोलाइसिस के बाद बेसिकली ये फोटोलाइसिस बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि ये फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रहा होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, ये लाइट की मदद से ही हो रहा होता है। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो ये फोटोलाइसिस नहीं होगा। उसके बाद होता क्या है
बेसिकली हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इज़ द मेन लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है और ये हमेशा लाइट को कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल तो मौजूद होता है, ये एक पिगमेंट होता है। हमने देखा था क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के अंदर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्लोरोफिल को छोड़ के इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली ये थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, ये सारे जो है आपस में कंबाइन होते हैं और आपस में कंबाइन करके कुछ सीरीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपस में कंबाइन होकर एक चीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स, ठीक है। तो फोटो सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, फोटो सिस्टम एक ऐसी सीरीज़ होती हैं, एक ऐसी समलीज होती हैं जो कि किससे बन रही होती हैं, पिगमेंट्स से और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल से बनती हैं। और ये फोटो सिस्टम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, बेसिकली ये फोटो सिस्टम थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। अब फोटो सिस्टम्स भी कुछ दो तरह के होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो हर फोटो सिस्टम के अंदर कुछ दो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 हो या फोटो सिस्टम 2 हो, दोनों के अंदर दो पार्ट्स हमेशा मौजूद होते हैं। वो एक पार्ट होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम में मौजूद होता है। बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा होता है, जितनी भी लाइट एनर्जी होती है जो कि कैप्चर होती है, वो जाके कहाँ पे स्टोर होती है, वो सारी की सारी लाइट एनर्जी जाके स्टोर हो रही होती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा एक और चीज़ मौजूद होती है, एक और पार्ट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराता है, ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। और ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर भी मदद कर रहा होता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि फोटो सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये फोटो सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, बेसिकली ये फोटो सिस्टम मौजूद है थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ होती हैं फोटो सिस्टम्स की, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 हो या फोटो सिस्टम 2 हो, इन सब की बहुत सी कॉपीज़ फिल्ड होती हैं, मौजूद होती हैं थायलाकॉइड के अंदर। अब होता क्या है इस थायलाकॉइड के अंदर, बेसिकली अब हमने देख लिया कि फ़ोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फ़ोटो सिस्टम्स के दो पार्ट होते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करके स्टोर कर रही होती है, और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराता है। अब हमने देखा कि लेट्स जस्ट इमेजिन कि जितनी भी लाइट थी वो कैप्चर हो गई, ठीक है, सारी कैप्चर हो गई क्लोरोफिल के ज़रिए और सारी स्टोर हो गई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, बेसिकली लाइट एनर्जी, हमने देखा था लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में बेसिकली लाइट एनर्जी को कैप्चर करके कन्वर्जन कराई जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो अब तक हमने देखा कि क्या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई, नहीं। तो अब लेट्स सी कि किस तरीके से लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है। बेसिकली जब लाइट एनर्जी कैप्चर हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट जो है कैप्चर कर लेता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो है कैप्चर कर लेता है लाइट एनर्जी को, और फिर वो स्टोर हो जाती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली लाइट एनर्जी का कन्वर्जन कराया जाता है। कैसे कराया जाता है, जैसे ही क्लोरोफिल को एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, तो वो लाइट एनर्जी बेसिकली एक्साइटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक्साइटेशन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी क्या होता है, जैसे ही लाइट एनर्जी मिलती है तो बेसिकली क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन जैसी एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी एक किस्म की एनर्जी आ जाती है, एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्साइटमेंट आती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, जंप करने लगते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एनर्जी पैदा हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और वो वन इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर जंपिंग शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव क्यों हो रहा है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर कैरियर, ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते रहेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज़ करते रहेंगे, एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे,
ठीक है। और ये एनर्जी बेसिकली क्या है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट, अब ये बेसिकली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है ये बेसिकली कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं इस केमिकल एनर्जी को। ठीक है, जैसी ही एनर्जी मिल जाती है बेसिकली, इस एनर्जी के मिलने के बाद, केमिकल एनर्जी मिलने के बाद, दो कंपाउंड्स हमेशा लाइट एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ना ये हमें याद रखना है कि ये कौन से दो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर बन रहे होते हैं। ये दो कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहला हमें नज़र आ रहा है ATP, दूसरा कंपाउंड होता है NADPH2। अब वन बाय वन करके इसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं ये होते क्या हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिए, जो कि आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहे हैं, ATP एंड NADPH2। ये दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जितनी भी एनर्जी मिल रही होती है, केमिकल एनर्जी, वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाती है, इन दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड्स के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी ATP के अंदर और NADPH2 के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इनका यही काम होता है कि एनर्जी को स्टोर करना। अब वन बाय वन करके देखते हैं कि ATP कैसे बनती है। हम सबको पता है ATP, अभी हम पढ़ के आए हैं ATP कैसे बनती है। बेसिकली सबसे पहले एक ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये तो बाद का प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट के पास ADP मौजूद होती है। ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये ऑलरेडी मौजूद होती है ADP। होता क्या है कि जैसे जैसे जो है लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी जब मिलती है तो तब क्या होता है, लाइट एनर्जी के साथ साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप भी जो है एक रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, उस एनर्जी के साथ साथ फॉस्फेट का ग्रुप एक एक्स्ट्रा रिलीज़ हो जाता है। तो ADP ऑलरेडी मौजूद है और एक और ADP के साथ एक और फॉस्फेट का ग्रुप आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ADP फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ATP के अंदर, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। ये बात हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझ के आए हैं, तो आई होप सो कि ये आप सबको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ADP कन्वर्ट हो जाती है ATP के अंदर। ठीक है, बेसिकली हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो है NADPH2। ये दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। NADPH2 स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। N जो है बेसिकली स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड, A स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन, D स्टैंड्स फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फाइनली P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है NADPH क्या होता है, जब ये रिड्यूस्ड हो जाता है तो हम इस वर्जन को कहते हैं NADPH2। अच्छा, अब ये NADPH2 बनता कैसे। ठीक है, इसका भी कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं NADP। ठीक है, NADP स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, वही। ठीक है, NADP जो है ऑलरेडी मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बेसिकली होता क्या है, जब फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जब वाटर को स्प्लिट कराया जा रहा है, तो हमने देखा था कि वाटर के तोड़ने के बाद फोटोलाइसिस से हमें कुछ हाइड्रोजन के आयंस भी मिल रहे थे। ठीक है, हमें हाइड्रोजन मिल रहा था, राइट। वो हाइड्रोजन बेसिकली जाके कहाँ पे चला जाता है, वो बेसिकली जाके NADP के साथ जॉइन हो जाता है। जब वो हाइड्रोजन NADP के साथ जॉइन हो जाता है तो क्या बन जाता है, NADPH2। ठीक है, यानी NADP का रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाता है, रिड्यूस्ड वर्जन फॉर्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं NADPH2, यानी रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो NADP के साथ हम खुद ही अगर देख लें, NADP के साथ हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, NADPH2। NADP के साथ हम H के मॉलिक्यूल्स लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, NADPH।
ठीक है। तो ये NADPH2 कुछ इस तरीके से बन रही होती है। बेसिकली ATP और NADPH2 का काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है कि जितनी भी एनर्जी जो लाइट रिएक्शन से हमें मिल रही है वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाती है? वो सारी की सारी केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP और NADPH2 के अंदर। इसी वजह से हम ATP और NADPH को बोलते हैं कि ये क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है? ATP और NADPH2 के अंदर। तो दे आर द करेंसी ऑफ एनर्जी दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट। तो अगर हम समराइज़ करें लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, लाइट रिएक्शन ने बेसिकली क्या कराया? लाइट एनर्जी को कैप्चर किया, ठीक है, और लाइट रिएक्शन के अंदर उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। इसके अलावा लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? फोटोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का प्रोसेस हुआ। तीसरा हमने ये देखा कि लाइट एनर्जी के अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ एनर्जी रिलीज़ की और वो एनर्जी क्या थी? बेसिकली केमिकल एनर्जी थी, और उससे दो एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म हुए लाइट रिएक्शन के अंदर, जो कि क्या कहलाते हैं? ATP एंड NADPH2। ठीक है, अब ये चीज़ें थी जो कि हमने देखी लाइट रिएक्शन के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा फेज़, दूसरा रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब डार्क रिएक्शन के बहुत से नाम हैं, सो कीप इन माइंड कि किसी भी नाम से आ सकता है। डार्क रिएक्शन का एक दूसरा नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके अलावा हम लोग डार्क रिएक्शन को बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, और इसका फोर्थ नाम है C3 साइकिल। तो इसके 4 नाम हैं। सबसे पहला डार्क रिएक्शन, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तीसरा केल्विन बेंसन साइकिल, और चौथा C3 साइकिल भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डार्क रिएक्शन के अंदर अब होता क्या है, हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही होती है। हमने देखा था लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था? थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस थाइलाकॉइड में हुआ था। अब डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है? बेसिकली डार्क रिएक्शन हो रहा होता है स्ट्रोमा में। याद आया? स्ट्रोमा कौन सा पार्ट था क्लोरोप्लास्ट का? जो कि पूरा लिक्विड वाला पार्ट था। ठीक है, फ्लूइडी टाइप का पार्ट था, और उसके अंदर सारे प्रोटीन्स मौजूद थे। अब होता है क्या है? बेसिकली स्ट्रोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। इसके अलावा जो है डार्क रिएक्शन जो है ये साइक्लिक फेज़ होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या था? नॉन साइक्लिक फेज़ था, लेकिन डार्क रिएक्शन क्या होता है? ये साइक्लिक फेज़ होता है। ये साइकिल्स के अंदर चलता रहता है, साइक्लिक मैनर के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा होता क्या है इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर? अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोग बेसिकली और क्या क्या बोलते हैं? हम लोग केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक फेज़ में होता है, इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डार्क रिएक्शन के अंदर C यानी कार्बन के जो है कुछ 3 कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि बेसिकली डार्क रिएक्शन में होता क्या है। डार्क रिएक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें नाम से ही पता चल रहा है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये लाइट के बगैर भी हो रहा होता है, और ये बेसिकली लाइट रिएक्शन के साथ साथ ही हो रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर एक चीज़ होती है। ठीक है, हमने देखा था लाइट रिएक्शन के अंदर हमें कौन से 2 एनर्जी रिच वाले कंपाउंड्स मिल रहे थे? ATP और दूसरा NADPH2। अब होता क्या है, ये काम कहाँ तक हुआ था? सारा का सारा लाइट रिएक्शन तक हुआ था। हमें ATP और NADPH2 मिल गया था। अब डार्क रिएक्शन पे आ जाते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? जितनी भी हमें जो ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शन से मिला था, वो सारे ATP और NADPH2 जाके डिज़ोल्व हो जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं। अब हम सबको पता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में हो रहा होता है। तो जब ATP और NADPH2 स्ट्रोमा में आ जाते हैं, तो तब हमारा कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है? डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है
जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज बना रहे होते हैं। जो केमिकल एनर्जी हमें लाइट रिएक्शन ने बना के दी थी, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं फूड एनर्जी के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कन्वर्जन किस तरीके से होती है। बेसिकली ये कन्वर्जन होती है तब जब हम जो है तब होती है, सबसे पहले तो इसके अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमें पता है प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बेसिकली डार्क रिएक्शन के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किया जा रहा होता है। कन्वर्जन क्यों किया जा रहा होता है, बेसिकली उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कराया जा रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। और फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे यूज़ होती है, बेसिकली वो यूज़ होती है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, ठीक है, ग्लूकोज बनाने में यूज़ हो रही होती है। तो डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या कराता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस कराता है। ग्लूकोज को प्रोड्यूस किस तरीके से कराता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस इस तरीके से कराता है कि जितनी भी एनर्जी जो हमें ATP और NADPH2 से मिली थी, उस एनर्जी को यूज़ करता है और उस एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन का काम होता है कि ग्लूकोज को फॉर्म करना उस एनर्जी से जो कि हमें ATP और NADPH2 के अंदर से मिली थी। अब होता है क्या है, बेसिकली हमने देखा था कि हम इस डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें C3 साइकिल के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी डार्क रिएक्शन के लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। लेट्स सी कि वो 4 चीज़ें कौन सी होती हैं। ये 4 चीज़ें मिलेंगी तभी डार्क रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा रहा होता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ताकि ग्लूकोज बना सकें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एटमॉस्फेयर से, एयर से मिलती है। दूसरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये शुगर से भी मिल रही होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। आप सबको पता है एंजाइम्स क्यों चाहिए होते हैं। एंजाइम्स प्रोसेस को क्या कराते हैं, कैटलाइज कराते हैं, स्पीड अप कराते हैं, ठीक है, फास्ट कराते हैं। तो कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ क्या चाहिए होती है, हमने देखा अभी, हमें चाहिए होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यानी ATP और NADPH2 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो है, हमें ATP और NADPH2 बेसिकली क्यों चाहिए होते हैं, ताकि ATP और NADPH2 के अंदर जो एनर्जी मौजूद है बेसिकली उसको यूज़ करना होता है, इसलिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। तो हमें 4 चीज़ें चाहिए, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलती है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि शुगर से मिलती है, तीसरा एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और चौथा बेसिकली ATP एंड NADPH2 की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ कहीं भी लाइट की ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन विदाउट लाइट हो रहा होता है और बेसिकली डार्क रिएक्शन क्या कराता है, उस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा रहा होता है, फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करा रहा होता है। तो ग्लूकोज मिलेगा तभी जाके क्या होगा, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़े, 2 फेसेस पढ़े फोटोसिंथेसिस के। नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। तो हम सम अप कर लेते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही होती है, थाइलाकॉइड के अंदर हो रही होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में हो रही होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट की, सनलाइट की, लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। डार्क रिएक्शन के अंदर ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत पिगमेंट्स होते हैं जो कि चाहिए होते हैं ताकि लाइट एनर्जी को हम कैप्चर करा सकें। लेकिन डार्क रिएक्शन के अंदर क्योंकि लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है, इसी वजह से पिगमेंट्स और क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस हो रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का प्रोसेस हो रहा था। डार्क रिएक्शन के अंदर ये नहीं होता। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी जो कि एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही थी, जो फोटोलाइसिस से हमें मिली थी। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी। कैसे फिक्स हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किया जा रहा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ताकि उसे ग्लूकोज के अंदर यूज़ किया जाए, ठीक है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के अंदर 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे, यानी ATP और NADPH2 फॉर्म हो रहे थे, जबकि
जो है डार्क रिएक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था। और वो ग्लूकोज किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा था, ATP और NADPH2 से जो हमें एनर्जी मिल रही थी उससे यूज़ करके ग्लूकोज प्रोड्यूस कराया जा रहा था। तो बेसिकली कुछ डिफरेंसेस थे और थोड़ी सी समरी थी जो आज हमने पढ़ी लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शन की।